एक और चीज़ थी, ये एक सवाल ये भी लोग करते हैं कि कहते हैं कि जी अगर आपको अभी जैसे डेंगू लोगों को हो रहा है, चिकनगुनिया, और अगर आपको बचपन में टाइफाइड हो तो तब भी कहते हैं कि वो भी कहीं ना कहीं आपकी बोन्स पे इफेक्ट होता है, फिर आगे लेटर इन लाइफ वो दर्दें वापस आती हैं। तो क्या ये है, क्योंकि कुछ मिथ्स भी ऐसे जो हमें क्लियर करने की ज़रूरत है, लेकिन चिकनगुनिया और डेंगू के हमने बहुत सारे ऐसे पेशेंट्स देखे जो तकरीबन महीनों रोते हैं अपने जोड़ों के दर्द के वाले से। तो हम डॉक्टर साहब से इस वाले से भी पूछेंगे, लेकिन छोटी सी ब्रेक के बाद। जी जनाब, वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। जिन लोगों ने हमें अभी ज्वाइन किया, मैं आपको बताऊं कि आज मैं बात कर रही हूँ आपके इन जोड़ों के दर्दों के हवाले से। और जो जोड़ों के दर्द हैं, जो बड़े बुजुर्ग कहते थे कि जी आपको तकरीबन 50-60 साल के बाद जो है ना, बल्कि 50 साल तो कंसीडर की जाती थी यंग, और अभी भी हम माशाल्लाह से लोगों को देख रहे हैं कि लोग अपने आप को बहुत अच्छा कैरी कर रहे थे 60 के बाद। बट अब सबसे खौफनाक बात यह है कि जोड़ों की दर्द की जो शिकायतें कर रहे होते हैं वो यंग लोग कर रहे होते हैं, वो बच्चे कर रहे होते हैं। बच्चे कॉन्स्टेंटली, इसमें एक बड़ा ये है माशाल्लाह, इसकी वजह से नहीं, मेरे फ़ोन की वजह से नहीं, लेकिन ये जो फ़ोन में हम सब लगे रहते हैं ना हर वक्त, एक हमारा पोस्टर मुसलसल, हमारा सर यूँ हो गया हुआ है, बच्चों का सर भी यूँ हो गया हुआ है, हमारी ये बैक का भी इशू हो गया हुआ है। फिर एक दूसरी बात ये कि अब हमारे पास वो प्ले ग्राउंड्स नहीं है जिनमें अब जाके खेलें। बाहर डर लगता है कि बच्चे बाहर गए तो पता नहीं अल्लाह खैर खैर से वापस आते कि नहीं आते, या आप घर से बाहर वॉक करने के लिए निकले तो आप तो वापस आ जाएंगे, लेकिन आपका फ़ोन हरगिज़ आपके साथ वापस नहीं आएगा, क्योंकि हालात कुछ जनाब मुल्क के वैसे हो गए। बट what else we can do to make our bones strong? तो आपकी स्टडी में अगर मैं उनमें बात करूँ तो बोन्स को ज़्यादा देर जवान रखने के लिए क्या किया जा सकता है? जैसे शुरू से कहा जाता है कैल्शियम हो गया, विटामिन डी हो गया, ये चीज़ें बहुत ज़रूरी हैं। उसके अलावा हमेशा कहते हैं कोलेजन 25 के बाद नहीं बन रहा होता, तो यखनी का रिवाज बहुत कम हो गया। यखनी पीना जो है वो बहुत ज़रूरी है, और वो भी ये जो मुर्गी है इसकी यखनी नहीं, बकरे की या गाय की हड्डियों की जो यखनी है वो पीनी चाहिए जिसमें कोलेजन मौजूद होता है। यखनी नहीं पी रहे हैं तो फ्लेक्सीड जो लुब्रिकेशन है, जो उसका कुशन बरकरार है, हड्डियों की मूवमेंट में प्रॉब्लम ना आए। पहली चीज़ विटामिन डी हो गया, कैल्शियम हो गया, उसके बाद जो है ये आपका ओमेगा 3 जो होते हैं ये बहुत ज़रूरी है। ये तीन चीज़ें अगर आपकी ज़िंदगी में मौजूद हैं शुरू से, मतलब एज के हिसाब से आप ले रहे हैं, और अपनी बॉडी को मूवमेंट की आदत डालें। बैठे बैठे आप सब कुछ खा रहे हैं तो आप सिर्फ फूलेंगे और आपकी हड्डियाँ बिल्कुल बेकार हो जाएंगी। मूवमेंट सबसे इंपॉर्टेंट। अच्छा उम्र, ब्रेक पर जाने से पहले मैं एक सवाल छोड़ के गई थी। आजकल हम देख रहे हैं कि वो हमारे दोस्त जिनको चिकनगुनिया या डेंगू हो रहा है, चिकनगुनिया के तो शुक्र इस बार केसेस कम सुनने को मिल रहे हैं, वो फिर महीनों दर्द की शिकायत करते हैं। क्यों? देखिए ज़ाहिर सी बात, इन्फ्लेमेशन है बॉडी के अंदर, आपका बुखार ख़त्म हो गया, बज़ाहिर तो आप ठीक हो गए, लेकिन जो उसने इन्फ्लेमेशन बॉडी के अंदर कर दी, उसकी रिपेयर में जो टाइम लग रहा है, और जो सोजिश जिसे कहा जाता है आ गई है, जब तक वो ठीक नहीं होगी, और बाकी जो डिटेल है वो तो डॉक्टर साहिबान बताएंगे, लेकिन जहाँ तक हमें अंदाज़ा है कि वो सिर्फ उस इन्फ्लेमेशन की वजह से, क्योंकि जब तक वो कोई पेन किलर नहीं खाते, कोई ऑयल का मसाज नहीं करते, उनको आराम नहीं आता, और इतनी तकलीफ़ देह होती है कि वो सीधा बैठ भी नहीं सकते हैं। उसके लिए यही है कि आपको सबसे पहले अपनी डाइट चेंज करनी है। डाइट में सबसे ज़्यादा क्या होता है कि जी मुर्गी की यखनी बनाओ और पी लो, वो और नुकसानदेह है। मुर्गी की यखनी अगर आपने पीनी ही है, वो यही होता है कि बीमार है, यखनी बनाइए। काली मिर्च का इस्तेमाल ज़रूर करना चाहिए, क्योंकि इन्फ्लेमेशन के लिए काली मिर्च बहुत अच्छी है। दूध हल्दी हमेशा कहा जाता है, दूध हल्दी जो बताते हैं कि करक्यूमिन आपका बॉडी के अंदर जाएगा, वो इन्फ्लेमेशन कम करेगा, आपके बोन्स की आपके जो दर्द है उसको कम करेगा। तो ये चीज़ें जब इस्तेमाल करेंगे, लोग क्या करते हैं दूध में जो है ना हल्दी डाली और पी लिया और फ़ायदा नहीं हुआ। खासकर जो चिकनगुनिया की आप बात कर रही हैं, इस तरह के जो मरीज़ हैं उनको जो है गोल्डन मिल्क जो है ये ज़रूर इस्तेमाल करना चाहिए। अब तो टर्मरिक मिल्क की लाटें मिल रही है, बाहर ट्रैवल करें वो आपको लाटे दे रहे टर्मरिक। बिल्कुल। अच्छा ये भी 3 तरह के बनते हैं। एक में आप जैसे आप काली मिर्च ऐड कर रहे हैं, जो बटर या घी तो लाजमी है, ऐसे कि घी नहीं होगा चिकनाई नहीं रिलीज़ होगी, और चिकनाई फिर आपकी बॉडी में नहीं जाएगी तो फ़ायदा नहीं देगी। सिर्फ आपने दूध हल्दी पी और फ़ायदा ख़त्म हो गया। लेकिन अगर उसमें आप चिकनाई ऐड कर रहे हैं, काली मिर्च ऐड कर रहे हैं, कहीं पे उसके अंदर जो है सिनेमन दालचीनी ऐड होती है, ये डिफरेंट टाइप के चिकनाई में यू कैन ऑलवेज ऐड, वो जो देसी घी की बात की है इतना बेस्ट है कि आप, मैंने सुना लोग कहते हैं इसको देसी घी में हल्का सा भून लें। आप बिल्कुल भून लें, हल्दी को भून लें, जो फ्रेश हल्दी मिलती है उसमें आप काली मिर्च डाल दें, आप अपने हिसाब से, थोड़ा सा आप दालचीनी डाल दें, आप मिक्सचर बना के रख लें। दूध गर्म करें, मिक्स करें, चाहें तो उसमें हनी ऐड कर सकते हैं। ये वो तमाम चीज़ें जो जोड़ों की सेहत के लिए अच्छा है। चोट लगना एक अलग चीज़ है, लेकिन इन्फ्लेमेशन को कम करने के लिए सबसे बेस्ट है। और उसके साथ साथ जो पेन हो जाता है, जो रगड़ की वजह से जो पेन होता है, हड्डियाँ कमज़ोर होती हैं, उसके लिए भी बेस्ट। क्योंकि देखिए मुंह पे तो हम काम कर लेते हैं, हम कहते हैं हमारा मुंह जो है ना वो सदा जवान रहना चाहिए, लेकिन वो जो अंदर हड्डियाँ हैं ना कि सोचे मुंह आपका जवान और आप लंगड़ा लंगड़ा के चल रहे हैं, वैसे आजकल मैं चल रही हूँ
अपने मांगियों से, बट ये बहुत मैटर करता है। मुझे बताएं, ये जो डेंगी है, इस तरह की बहुत सारी चीज़ें, ये हमारे जोड़ों के साथ ऐसी क्या चीज़ करती है जो हमें पता नहीं चलता। जैसे देखिए, ये समझ में आती है कि जब बीमार हो, आपको बुखार हो, आपका एनर्जी लेवल डाउन हो जाता है, समझ में आता है। फिर एनर्जी लेवल डाउन होता है तो हर चीज़ इफेक्ट हो रही होती है, लेकिन रिकवर होने के बाद भी आपकी जो बोन है वो रिकवर, आपकी जो दर्द है वो रिकवर नहीं हो रही, आपको चलने फिरने में प्रॉब्लम होती है। मैं बहुत से लोगों को ऐसे देखती हूँ कि जो डेंगी के बाद और इवन के आफ्टर डिलीवरी वो कई महीनों तक, चाहे वो नॉर्मल डिलीवरी हो, वो फिर बैठ के नमाज नहीं पढ़ पाते। ये भी बहुत इश्यूज़ होता है। तो ये ऐसी बीमारी हमारी बोन्स के साथ ऐसा क्या कर देती हैं? देखिए, ये जो वायरसेस होते हैं ना, डेंगी का वायरस और चिकनगुनिया का जो वायरस होता है, ये बज़ाहिर तो जो सिम्टम्स कॉमनली हम सोचते हैं, बुखार हो गया, जी जी, बहुत ज़्यादा मसल एक्स हो गई, प्लेटलेट्स गिर गए, रैश हो गया, मगर ये इनका जोड़ों पे बहुत ज़्यादा, स्पेशली चिकनगुनिया जो वायरस होता है ना, उसका जोड़ों पे बहुत ज़्यादा डायरेक्ट असर होता है, डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट। और वो जोड़ों के अंदर जो जिसे कहते हैं क्रॉनिक इन्फ्लेमेशन, ठीक है, एक होती है एक्यूट इन्फ्लेमेशन जो कुछ दिन के लिए हुई और ख़त्म हो गई, फिर क्रॉनिक इन्फ्लेमेशन जो कि हफ्तों चलती है, महीने और कभी सालों साल भी चलती है। तो जब ऐसे क्रॉनिक इन्फ्लेमेशन हो जाती है, स्पेशली चिकनगुनिया वायरस के साथ अक्सर हम मरीज़ ऐसे देखते हैं, तो उनका फिर जो ट्रीटमेंट होता है वो हमें सोजिश कम करने वाली दवाइयाँ जैसे एंटी इन्फ्लेमेटरी मेडिकेशंस, और अक्सर उनको हमें डीमार्ट्स दवाइयाँ होती हैं, डिजीज़ मॉडिफाइंग एंटी रोमैटिक ड्रग्स, उन पे भी डालना पड़ता है। सो अनफॉर्चुनेटली ये वायरसेस ऐसे हैं कि दे कैन कॉज क्रॉनिक इन्फ्लेमेशन जॉइंट्स के अंदर। प्रेगनेंसी की जो आप बात करें, प्रेगनेंसी के अंदर बहुत सारी मस्कुलोस्केलेटल चेंजेस ऐसी होती हैं कि जो लिगामेंट्स होते हैं और टेंडन्स होते हैं वो थोड़े रिलैक्स हो जाते हैं, स्ट्रेच हो जाते हैं, क्योंकि आपको अकोमोडेट करना होता है बेबी को इन योर बॉडी, राइट। सो वो जब लिगामेंट्स ऐसे स्ट्रेच होते हैं, जब आप डिलीवर कर जाते हैं तो उनको नॉर्मल होने में अपनी जो उनकी नॉर्मल जो एर्गोनॉमिक्स मैकेनिक्स होते हैं उसको कुछ टाइम लगता है। सो बॉडी इसीलिए हील होने में महीने लग जाते हैं, एंड दैट्स व्हाई इट्स रिकमेंडेड कि 6 वीक्स आफ्टर यू डिलीवर अब आपको सम फॉर्म ऑफ एक्सरसाइज शुरू कर देनी चाहिए, बिकॉज वो भी आपकी हीलिंग में। लेकिन 6 वीक्स आपको रेस्ट भी करना चाहिए। बिल्कुल, जैसे यूके में, स्कॉटलैंड में कहा जाता है दैट योर ग्रेव इज ओपन टिल 40। हमारे यहाँ जो बड़े बुजुर्ग 40 दिन का कहते थे, देयर वाज अ रीजन, क्योंकि लोग कहते नहीं जी हम तो लोग आराम से वॉक कर रहे होते हैं, लेकिन उनके कहीं ना कहीं साइड इफेक्ट्स उनको भी सामने आते हैं। तो रेस्ट करना बड़ा ज़रूरी। मैं चाहूँगी गालिब आप ज़रा किचन काउंटर की तरफ चले जाएँ और हमें बताएं कि हिकमत में हम कैसे इसका इलाज तलाश कर सकते हैं। अच्छा, सबसे पहले तो जिस तरह अभी बात हो रही है चिकनगुनिया की और इन्फ्लेमेशन की, जोड़ों में इन्फ्लेमेशन बहुत ज़्यादा रह जाती है, और जो कि जिस तरह डॉक्टर साहब ने भी कहा कि वो बहुत ज़्यादा क्रॉनिक हो जाती है और लोगों को बहुत अरसे तक इन्फ्लेम्ड रहता है, चलने में लंगड़ाहट, सुबह उठ रहे हैं तो हड्डियों में दर्द की कैफियत, छोटे जोड़ों में दर्द की कैफियत। इसके साथ साथ अर्थराइटिस के पेशेंट्स भी ये नुस्खा इस्तेमाल कर सकते हैं। जो रेमेटाइड अर्थराइटिस है उसमें भी ये नुस्खा कारआमद रहेगा, और इसमें जो है वो बेसिकली इन्फ्लेमेशन कम होगी, टॉक्सिन्स को रिलीज़ करेगा बॉडी से, और हज़म के निज़ाम को बेहतर करेगा ताकि दवाई थोड़ी सी हज़म भी हो, अच्छी भी रहे। जो लोग किसी भी किस्म के स्टेरॉइड या कॉर्टिसोन्स दी हुई हैं, ऑब्वियसली वो सबसे पहले डॉक्टर से मशवरा करेंगे, कोई और मेडिकेशन उसके साथ ले सकते हैं नहीं ले सकते, उनकी राय के बाद ये इस्तेमाल कीजिएगा, क्योंकि कुछ मेडिकेशन ऐसी होती हैं जो स्टेरॉइड के साथ लड़ाई हो सकती है। हाँ, वो लड़ जाती है ना आपस में एक दूसरे से, तो वो आपको और रिएक्ट करेगी। तो अपने डॉक्टर से मशवरा कर लीजिएगा अगर आप किसी भी किस्म के स्टेरॉइड या कॉर्टिसोन पर हैं। इसमें 4 चीज़ें हैं। मूसली सफ़ेद बहुत कॉमनली ये पंसारी के पास मिल जाती है। मूसली सफ़ेद 50 ग्राम। इसगंध नागोरी, इसको अश्वगंधा के नाम से भी जानते हैं, ये 50 ग्राम। सिंघाड़ा खुश्क, नेचुरल कैल्शियम होता है इसमें, हड्डियों को मजबूत भी करता है और इन्फ्लेमेशन को भी कुछ हद तक। और अभी मेरे ख्याल से आने भी वाले, तो मेरे ख्याल से हमें खाने चाहिए। मुझे नहीं पता, लोग कहते हैं कि खाने में अजीब होता है, जिसको आदत, तो मेरे ख्याल से वो तो बहुत मज़े की चीज़ होती है। थोड़ा सा काला नमक लगा के अच्छे भी लगते हैं। मेरे तो अब्बू ने हमें बचपन में तुन के खिलाए हुए हैं। हाँ, वो आपने जिक्र किया था जी जी, अल्हम्दुलिल्लाह। मीठे कोई भी ऐसी चीज़ तो अब बड़ा जबर किया जाता था। सिंघाड़ा और मिठे 2 चीज़ें आपको बहुत पसंद है। तो सिंघाड़ा खुश्क 50 ग्राम्स। अच्छा, लेकिन अब मेरा दिल करता है मैं अपने बच्चे को भी वैसे खिलाऊं, क्योंकि वो भी मेरे जैसे है, वो भी नहीं लेता, तो मेरा दिल करता है मैं वही तशद्दुद रिपीट करूं। लेकिन ये तशद्दुद हाँ खिलाने, ये माँ का तशद्दुद है जो बच्चे को प्यार से जब कुछ ठूस रही होती है, और कोई तशद्दुद नहीं। हाँ,
नो तशद्दुद अदरवाइज। हाँ जी। चौथी चीज़ जो मैं इसमें ले रहा हूँ वो सौंठ है, ड्राइड जिंजर। ये इन्फ्लेमेशन को भी कम करती है, हजम के निज़ाम को बेहतर करती है। इसमें क्योंकि जो जड़ी बूटियाँ हैं वो थोड़ी सी गैस्ट्रिक प्रेशर इंक्रीज़ कर सकती हैं, तो सौंठ उसके लिए भी दवा है और जोड़ों के दर्द के लिए भी दवा है। ये चारों चीज़ें जो है वो 50-50, तीन चीज़ें 50-50 ग्राम और 25 ग्राम सौंठ, ये टोटल पाउडर जो है वो पाउडर करके रख लीजिए इसको। आधा चाय का चमचा सुबह और आधा चाय का चमचा अगर रात को लिया जाए तो ये बहुत ज़्यादा बेनिफिशियल है। किसी भी किस्म के जोड़ों का इशू हो उसमें आप ये ले सकते हैं, किसी किस्म का इसका साइड इफेक्ट नहीं है अगर आप किसी कोर्टिजोन या स्टेरॉइड पे नहीं है तो। अच्छा, मुझे यहाँ पे एक छोटी सी ब्रेक लेनी है, ब्रेक के बाद हाजिर होते हैं, हमारे साथ रहिएगा। जी जनाब, तो वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। अच्छा, तेल की बात की थी डॉक्टर बिल्किस ने। तेल बहुत अच्छा हो सकता है लगाने के लिए, बहुत ज़्यादा बेनिफिशियल हो सकता है अगर आपको कोई स्किन डिजीज़ नहीं है तो। और जो इसमें सबसे बुरी हरकत हम करते हैं, तेल लगा रहे हैं या मसाज इतनी ज़ोर से नहीं, ज़ोर से करो मज़ा आएगा। हाँ। या बच्चों को कहते हैं मेरी कमर पर चलना शुरू हो जाओ, ये बहुत गलत चीज़ है। मैं ऐसे ये टांगों में भी है कि चलो खड़े हो जाए। हाँ बिल्कुल। तो एक सर्टेन प्रेशर तो हमारी बॉडी बर्दाश्त कर सकती है, खासकर लंबर पे जो लोग कहते हैं ना कमर पे चलो, बच्चों को कह देते हैं। जी जी। मैं एक पेशेंट को जानता हूँ, उनके बच्चा गलती से उछल गया, वो अनबैलेंस हुआ और वो उछल गया, उनकी रीढ़ की हड्डी वहीं पे टूट गई और वो अब पैरालाइज हैं बहुत अरसे से। ये बहुत बुरा अमल हो सकता है। और इसी तरह किसी भी आप मालिशिया के पास चले गए जो कि नॉर्मली हमारे यहाँ गलियों में घूम रहे होते हैं, मसाज कर दो ज़ोर से। हाँ। जितना ज़ोर से करोगे तुम उतने अच्छे हो। हाँ। ऐसा नहीं होता। सर्टेन प्रेशर पॉइंट्स होते हैं, उस पर एक सर्टेन प्रेशर बर्दाश्त करने की सलाहियत होती है। अगर हम उससे, हमारा मसाज का मतलब सिर्फ ये होता है कि सर्कुलेशन ऑफ ब्लड को इनहेंस करना, दैट्स इट। हमारी रगों को थोड़ी सी तकलीफ, ब्लॉक है, खोल इसको, खवातीन ये कह रही होती हैं, वो खुलती नहीं है, वो और डैमेज हो जाती है। मैंने लोगों को देखा, लोग तो कहते हैं जो अपनी घर में जो हेल्प है उससे ऐसे दबा रहे होते हैं कि वो हेल्प बाद में खुद पागल हो जाती है। हेल्प कहती है हमारे अब हाथ पाँव काम नहीं करेंगे 2 हफ्ते तक, क्योंकि वो इतना जोर और जोर से दबाओ और जोर से दबाओ। तो वो जोर जो आप रिकमेंड नहीं करते ना? ये बिल्कुल भी नहीं करता। मैं तो एक बहुत वाज़े एक मैंने पैगाम दिया कि एक बच्चे के चढ़ने की वजह से वो बंदा पैरालाइज है और ही वाज जस्ट 31, जो आज तकरीबन 7-8 साल से तो मैं देख रहा हूँ कि वो पैरालाइज्ड है। रीज़न सिर्फ एक छोटी सी गलती, एक छोटा सा कमर का दर्द जिस पे गलत इकदाम उठा के उसको ख़राब किया गया। तो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। फिर L4, L5, S1 में जो डिस्क स्लिप हो जाती है उसमें भी हमें नहीं पता कि क्या इशू है। मालिश करो, तेज मालिश करो, चढ़ना शुरू हो जाओ। बात यह है, ये वो एलिमेंट है जो कि आपके स्लिप डिस्क को और ख़राब करता है। जब आप डॉक्टर के पास जाते हैं, शायद वो इन सारी हरकतों से पहले ट्रीटेबल हो सकता था, जो कि हमने गिफ्ट में आपको खुद ख़राब किया अपने आप को। तो इसमें 3 चीज़ें मैं लूँगा। तेल, सरसों का तेल जो कि बहुत कॉमनली आपको मिल जाएगा। सरसों का तेल, इसमें 100 ml लेंगे। 30 ग्राम्स के करीब रतन जौत, ये एक जड़ी बूटी होती है, जिस तरह जली हुई लकड़ी होती है, बहुत लाइट सी होती है ये रतन जौत 50 ग्राम्स। और तकरीबन 25 ग्राम्स इसमें मैं लूँगा लौंग, और थोड़ी सी इसमें काली मिर्च का इजाफा भी हो सकता है। तो ये दोनों चीज़ों को तेल में अच्छी तरीके से जला लें, इतना जलाएं कि बाकी चीज़ें थोड़ी सी काली हो जाएं। इरिटेंट भी तो है ना वो, हाँ। तो इसको जलने के बाद आप इसको छान कर रख लीजिए। ये तेल ख़राब बिल्कुल भी नहीं होगा। इसको आप जेंटली अप्लाई करें, हल्के हाथ से अप्लाई करें। मसाज करना है, पहलवानी नहीं करनी है। हल्के हाथ से करें। सर्कुलेशन ऑफ ब्लड को बेहतर कराने की कोशिश करनी है, ना कि ये कि रगों को और ज़्यादा हमें तोड़ने की कोशिश करनी है। वो नहीं टूटती, ठीक है, बल्कि वो आपको और ज़्यादा नुकसान देगी। तो ये ऑयल है जो कि आप घर में बहुत इजीली बना सकते हैं, किसी भी एज ग्रुप पे लगाया जा सकता है। ये सिर्फ इसकी एक चीज़ है कि बहुत ज़्यादा ड्राइनेस नहीं होनी चाहिए स्किन पे, किसी किस्म का एक्जिमा, सोराइसिस या कोई ऐसा फंगल इन्फेक्शन उस जगह पे ना हो, क्योंकि जैसे आपने भी कहा इरिटेंट है, तो वो उस चीज़ को और एग्रीवेट कर देगा, स्किन इन्फेक्शन को। शायद आपकी हड्डी में फ़ायदा हो जाए, लेकिन स्किन इन्फेक्शन को इरिटेट करेगा, तो वो ना लिया जाए तो बेहतर है। दूध हल्दी की बात हो रही थी। दूध हल्दी बहुत ज़्यादा बेहतर चीज़ है। जिस तरह हमने बात की कि हल्दी की लाटें मिल रही है दुनिया में, हल्दी दूध हमारी सकाफ़त का हिस्सा है। बहुत ज़्यादा अच्छी चीज़ है लेना, लेकिन मसला वो ये कि हम बहुत ज़्यादा दयानतदार कौम है। हल्दी का जो पाउडर मिल रहा है अब 90% अगर मैं देखूँ जो खुली जगहों पे मिल रहा है, मैं सबकी बात नहीं करूँगा, बट अच्छी खासी जो है वो अल्हम्दुलिल्लाह वो बहुत अच्छी हल्दी है, आमेज़िश से भरपूर अल्हम्दुलिल्लाह। तो मेरा मशवरा तो हमेशा होता है कि सबसे बेस्ट तो है सब्ज़ी वाले के पास जो फ्रेश हल्दी का मौसम आता है, वो सबसे बेस्ट है। उसको
खुद सुखाएं और पीस के रखें। आप थोड़ी सी मेहनत करेंगे, आपके बेनिफिट्स उस चीज़ के जो हम हासिल कर सकते हैं। मैं अक्सर एक बात कहता हूँ, हमारे लिए ये हर्ब्स हैं, मसाले हैं, हल्दी हो गई, लौंग हो गई, काली मिर्च हो गई, दालचीनी हो गई, हमारे लिए मसाले हैं, लेकिन इसको अंग्रेज़ आज स्पाइसेस नहीं कहता, इसको हर्ब्स कहता है। ये वो चीज़ें हैं जो कि हमारी अद्वियात हैं, जो कि हमारे बुज़ुर्गों ने हमारी सकाफ़त में डाल दी ऐसे कि हम रोज़ाना ले रहे होते हैं। शायद बहुत सारी बीमारियों से हम बचे रहें अगर इसकी क्वांटिटी और क्वालिटी हम अच्छी लें। मसला ये है कि हम तो कहते हैं सालन को भी अच्छी तरीके से भूनो इतना कि उसकी एक्टिव इंग्रेडिएंट्स को जला दो। मैं आपको बताऊं, अच्छा बीइंग अ पंजाबी, हमारे घर तो जब मिक्स सब्जी पकती थी तो हम सब्जियों को इतना पका देते थे कि सब्जियां, गाजर जो है वो टमाटर बन जाती थी, टमाटर को मटर बन जाता था, क्योंकि हम तो मत ही मार देते पका पका के। तो वो जो क्रंचीनेस है विच हैज टू बी देयर, हम वो खत्म, हम ग़िज़ाइयत का दम घोड़ देते हैं हम उसका। भुरता नहीं बनाना है। हाँ, भुरता नहीं बनाना। उसको जो है वो एक क्रंचीनेस बाकी रहेगी तो उसकी अफादियत आपको मिलेगी, वरना आप सिर्फ एक फोक खा रहे हैं जो कि ऑब्वियसली फ़ायदेमंद नहीं है। अच्छा, मुझे वैसे आप ये सब बताएं, क्योंकि अभी आपने सब्जियों की बात की, इस सीज़न में ऐसी कौन सी सब्ज़ी या फल मौजूद है जिसको आप ज़रूर रिकमेंड करेंगे जॉइंट्स पेन करने के लिए और गुड बोन हेल्थ के लिए? अगर मैं आपसे शुरू करूँ तो देखिए, विटामिन डी की अगर बात करें तो डाइट में एक तो फ्रूट्स वेजिटेबल के अलावा आई थिंक सबसे ज़्यादा फ़िश, ठीक है। फिश के अंदर विटामिन डी बहुत ज़्यादा होती है, सैमन के अंदर, टूना के अंदर, और हम कराची में रहते हैं, ऑब्वियसली सी फ्रेश सी हमारे पास अवेलेबल है फ़िश। दूसरा नट्स आर वेरी गुड, ठीक है। नट्स, आप वॉलनट्स खाएं, आलमंड्स खाएं। फ्रूट्स के अंदर बनानास अच्छे हैं। अगर आप वेजिटेबल्स की बात करें, स्पिनच इज़ वेरी गुड, क्योंकि मैंने सुना वैसे भी इन्फ्लेमेशन कम करते हैं जो बनानास हैं, जो केले हैं। यस, सो बनानास आर वेरी हेल्दी, विटामिन डी, कैल्शियम, ये सब हड्डियों के लिए बनानास आर एक्सेलेंट। बट ऑनेस्टली विटामिन डी की जो मिकदार फ्रूट्स और वेजिटेबल्स में होती है वो इतनी ज़्यादा नहीं होती। ज़्यादा नट्स के अंदर होगी, अंडों के अंदर होगी, डेयरी मिल्क के अंदर होगी, और फिश के अंदर होगी, और रेड मीट। So generally I think vegetables and fruits are not a good source of vitamin D. सही। आप क्या डॉक्टर बिल्किस साहब को सजेस्ट करेंगे? आमलोग और भिंडी। आमलोग और भिंडी, हाँ। आमलोग और भिंडी। आमलोग आजकल आए हुए हैं, वो हड्डियों के लिए भी बहुत अच्छा है, और भिंडी भी बहुत अच्छी। आमलोग जिसको अब जापानी फल, लाहौर में, पंजाब में इसको जापानी फल कहते हैं। जापानी फल वो बहुत ज़बरदस्त होता है कि वो एटलीस्ट 2 रोज़ाना खाएं, आपके गट हेल्थ के लिए भी अच्छा है, आपके उसके लिए भी, हड्डियों के लिए भी अच्छा है। इसी तरह भिंडी के बीज जो होते हैं वो भी बहुत अच्छे होते हैं, और ओकरा वाटर जिसे कहते हैं ना, भिंडी का पानी, आप 4 से 5 भिंडी को छोटा छोटा पीस करके खौलते गर्म पानी में रात को ढक दीजिए, और सुबह छान के वो पी लीजिए। तो इससे क्या होता है कि आपको शुगर मेंटेन होता है, और आपके हड्डियों के लिए भी बहुत अच्छा है, और आपके कोलेजन के लिए भी बहुत अच्छा है। जैसे डॉक्टर ताशीन, आप क्या वैसे सजेस्ट करेंगे? जी, ग़िज़ा के मामले में जो बातें की गई हैं वो इससे सम्स अप क्वाइट अ लॉट, लेकिन जो फल और फ्रूट्स की बात थी ना, वो मैंने ये कहा था कि विटामिन सी उनके अंदर होता है, जो कि जोड़ों के लिए बड़ा इंपॉर्टेंट होता है। विटामिन डी तो बेशक कम होता है उनके अंदर, लेकिन ये बाकी चीज़ें, विटामिन सी हो गए और उसके अलावा मिनरल्स हो गए। अब खाने को अगर बहुत ज़्यादा पका देंगे तो वो विटामिन तो सारे डिकम्पोज होकर ख़त्म हो जाते हैं ओवर कुकिंग से। इसलिए उनको उस हालत में रहना चाहिए कि आपको उसकी क्रंचीनेस फील हो रही हो, सब्जियों को खास के। सैलड्स वगैरह उनका भी रिवाज बड़ा कम है हमारे यहाँ, उनके अंदर मिनरल्स होते हैं तरह तरह के, और उन सब का आपस में इंटरेक्शन होता है। एक बैलेंस डाइट के अंदर ये सारी चीज़ें मौजूद होनी चाहिए, ताकि प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट और फैट के साथ साथ विटामिन्स और मिनरल्स भी मुनासिब तनासब से जाएं, ताकि क्योंकि वो सब उनकी डाइजेशन में भी आपस में एक दूसरे की हेल्प करते हैं, और बॉडी बिल्ड करने के लिए जो केमिकल्स चाहिए होते हैं उनका आपस में इंटरेक्शन होता है, तब जाके सही तरह से ऑफ कोर्स पूरी साइंस होती है बॉडी। पूरी साइंस है। उम्मीद आप क्या वैसे क्या सजेस्ट करती हैं? देखिए, ग्रीन्स, ऑरेंज एंड येलो, इन कलर्स में जो भी चीज़ मौजूद है ना, फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स के अंदर, ये आपकी बोन हेल्थ के लिए, आपके दांतों के लिए बहुत ज़्यादा इफेक्टिव है। तो ये इस्तेमाल और भी तो पालक, अभी साग जो ग्रीन जो भी आ रहे हैं, लेकिन वही वाली बात कि उसको आपने इतना जलाना भुनाना नहीं है कि उसकी सारी न्यूट्रिएंट्स जो है वो जल भुन के ख़त्म हो जाएं। तो जैसे अभी भिंडी की बात हुई है या सैलेड की बात हुई, तो इस तरह से खाएं कि उसके अंदर जो अल्लाह ताला ने ग़िज़ाइयत दी है वो आपकी बॉडी में जाके एब्जॉर्ब हो जाए। और जो कॉम्बिनेशंस होते हैं वो इसलिए ज़रूरी होते हैं कि कोई एक चीज़ हम खा रहे हैं तो उसका मतलब ये नहीं कि जाके फ़ौरन लग जाएगी, वो एब्जॉर्ब करने के लिए कोई दूसरी चीज़ हमें चाहिए, एक कैरियर चाहिए हमें। एग्जैक्टली। तो इसलिए कॉम्बिनेशन इस्तेमाल किए जाते हैं कि आप कोई भी विटामिन सी ले रहे हैं, डी ले रहे हैं, ई ले रहे हैं, तो कोई जो उसका कैरियर है वो आपकी बॉडी में उसको प्रॉपर एब्जॉर्ब करा देगा। सही। आपने सिंघाड़े की बात की, और सिंघाड़े के अलावा और क्या चीज़?
सिंघाड़ा हो सकता है, भिंडी हो सकती है, फिर जितनी भी जो फल और सब्जियां मौसम की होती हैं ना, और जिस जगह, जैसे हमने बात भी की थी एक दफ़ा कि जिस मौसम में और जिस जगह पे वो फल आता है वो उस जगह के लिए हर चीज़ के लिए दवा होता है। ज़रूरी नहीं है कि हम सिर्फ कैल्शियम पे जाएं। जैसे हमारे यहाँ एक कॉमन सी चीज़ है, हड्डियों में दर्द हो रहा है कैल्शियम खाए जाओ, ऐसा नहीं है। कैल्शियम की रिक्वायरमेंट आपकी कितनी है, मैंने पहले भी प्रोग्राम्स में अर्ज़ किया है कि ज़्यादा कैल्शियम लेने की वजह से हम कैल्सिफिकेशन ऑफ हार्ट पे चले जाते हैं, जो कि शरियाने ब्लॉक करने का फिर कैल्शियम बायस स्कोरिंग बनता के है। टेस्ट कराने पड़ जाते हैं। लेकिन मुझे एक बात बताएं, ये जो भी आपने कैल्शियम के वाले से बात की, अगर हमारी ख़वातीन को देखें तो हमारी ख़वातीन, मैं कहती हूँ शाज़ो नादिर आपको खातून ऐसे मिलेगी जो आपको बोलेगी जो आप ज़बरदस्त, आपके सब टेस्ट बड़े कमाल आए हैं। सबसे ज़्यादा जो हमारी ख़वातीन में, अगर मैं विटामिन डी के वाले से बात भी करूँ, एवरी अदर वुमन इज सफरिंग। और इसके अलावा मैं कैल्शियम के वाले से बात भी करूँ तो उसका भी कुछ ऐसी सिचुएशन है। और हम अक्सर डॉक्टर से पूछे बगैर हम विटामिन डी और हम कैल्शियम की जो है वो टेबलेट्स को ले रहे होते हैं। सो ये जो मुस्तकिल जो भी हम ले रहे होते हैं, क्या मुस्तकिल भी इसकी ओवरडोजेज हो सकती है? 100% होती है। जैसे कैल्शियम की तो बताइए, तो विटामिन डी की भी हो सकती है? बिल्कुल होती है, बल्कि मेरे पास तो एक दो ऐसे केसेस मैंने देखे हैं, सुने भी हैं, देखे भी हैं कि ओवर विटामिन डी लेने की वजह से हड्डियाँ थोड़ी सी टेढ़ी होना शुरू हो गई हैं उनकी। तो विटामिन डी खतरनाक, कोई भी चीज़ ज़रूरत के बगैर लेंगे तो ऑब्वियसली वो ख़राब लगेगी। डॉक्टर साहब आपके पास ऐसे कोई केस हुए? जी देखिए, विटामिन डी आप बिल्कुल सही कह रही हैं। हमारे मुल्क में एक ये कल्चर है कि बस विटामिन डी हर चीज़ की दवा है। तो लोग विटामिन डी ऐसे खाते हैं कि जैसे दवा नहीं है, वो कोई एक स्वीट है या टॉफ़ी है या कुछ ऐसा। चल भी खाना खत्म हो गया, चलो भी गोली लाओ। सो विटामिन डी देखिए बहुत यूज़फुल है विटामिन, मगर इसकी टॉक्सिसिटी हो सकती है। विटामिन डी का जो मेटाबॉलिज्म होता है ना, वो कैल्शियम से बहुत क्लोजली रिलेटेड होता है। अगर विटामिन डी बहुत बढ़ जाए तो कैल्शियम बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है, और दोनों की मिकदार अगर ब्लड में बहुत ज़्यादा हो जाए तो उसके टॉक्सिसिटी की जो सिम्टम्स होते हैं ना, वो एक्चुअली काफ़ी ख़तरनाक हो सकते हैं। मसल पेन बढ़ सकती है, आपको न्यूरोलॉजिकल सिम्टम्स हो सकते हैं, स्पैज़म्स हो सकते हैं, किडनी स्टोन्स बन सकते हैं। सो आई थिंक बिल्कुल, सो आई थिंक यू नो अगर रिक्वायरमेंट नहीं है आपको इतनी विटामिन डी की, तो इतनी ज़्यादा डोज खाना डेली या यू नो रेगुलरली एवरी वीक इज नॉट अ गुड आइडिया। एंड आई थिंक वी शुड नीड अ ब्रेक एज वेल। हमें ब्रेक भी लेनी चाहिए। जब आप कोई भी कोर्स कर रहे हो तो उसके बाद एक टाइम के बाद आपको ब्रेक लेनी चाहिए। हाँ बिल्कुल, और अपना लेवल चेक करा लीजिए। अगर 30 से कम है, जनरली वी रेकमेंड कि 30 से ज़्यादा हो लेवल। अक्सर हम मरीज़ देखते हैं जो 150 125 उनका विटामिन डी का लेवल हुआ होता है, बिकॉज वो इतनी ज़्यादा विटामिन डी खा के आए हुए होते हैं। और अच्छा, क्योंकि मैंने ब्रेक की बात की तो ब्रेक मुझे भी लेनी है। ब्रेक बड़ी ज़रूरी होती है भाई, अगर आप ब्रेक नहीं लेंगे गुजारा नहीं होगा। ब्रेक के बाद हम क्या कोई चीज़ क्या बना रहे हैं? हल्दी दूध पे बात करेंगे कि वो किस तरह बेनिफिशियल हो सकती है। उसके अलावा एक छोटी सी और रेमेडी जो कि जिगर के हवाले से, वो क्यों है और हड्डियों से उसका क्या ताल्लुक है, उस पर बात और फिर डॉक्टर मिराइल भी किचन में जाएंगी, कहीं में जाएगा ब्रेक के बाद। वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। जनाब, हम ज़रा अब बात करने जा रहे हैं दूध हल्दी के हवाले से, जो प्रेग्नेंट ख़वातीन उनको भी दिया जाता है और बुज़ुर्गों को भी दिया जाता है। कोई चोट लग जाए, कोई बैरूनी अंदरूनी, तो इन चोट में दूध हल्दी ज़रूर दिया जाता है, बिकॉज उसकी एंटीसेप्टिक क्वालिटीज़ होती हैं। आप क्या बताने जा रहे थे इस बारे में? आपने आधी चीज़ बता दी है, एंटीसेप्टिक प्रॉपर्टीज। मैं बन सकती हूँ? मुझे बताया कितने साल लगेंगे कि मुझे कोई डिग्री मिल जाएगी? काफ़ी सारे लोग हैं जो एक दूसरे की चेयर्स लेने के वो हुए हुए हैं। अच्छा, हल्दी दूध जो है बहुत ज़्यादा बेनिफिशियल है, ऑब्वियसली हमारे यहाँ सकाफत का भी हिस्सा है। लेकिन इसमें छोटी सी चीज़ जो मैंने जिस तरह पहले भी कहा कि हल्दी आजकल उतनी अच्छी नहीं आ रही, जिसकी वजह से बहुत सारे प्रॉब्लम्स आते हैं। और मुतबादिल हो सकता है कोई सबसे अच्छा हल्दी जो है वो फ्रेश खरीदें, या पंसारी से इस तरह की ड्राइड मिल जाती है। हाँ। ये खुद खरीदें, इसको कूटें और पीस लें। सोंठ कहते हैं? नहीं, सोंठ इज ड्राइड जिंजर। ये हल्दी ही है, ड्राइड हल्दी के नाम से, हल्दी सूखी हुई हल्दी के नाम से ये बिल्कुल मिल जाएगी। इस तरह की जड़ों की सूरत में ये होती है और ये बहुत कॉमनली मिल जाती है पंसारी के पास। तो इसको खुद पीस लें ताकि कम से कम ये चीज़ आपको पता हो कि ये कितनी प्योर है ये। हाँ, इसको एक चाय का चमचा आधा चाय का चमचा एक गिलास दूध में डालेंगे, 2-4 लौंग पीस के डालेंगे। ये आपके लिए एक बेहतरीन दूध हो गया। मैंने लौंग का नहीं सुना था, आज मैं पहली बार सुनी। एंटी इन्फ्लेमेटरी है, एंटी इन्फ्लेमेटरी और बहुत अच्छा इसका इफेक्ट होगा, जो कि आपके थ्रोट से लेके हड्डियों के इश्यूज तक एक बेहतरीन ड्रिंक बन जाएगी, जो कि आप इसको ले सकते हैं, कंज्यूम कर सकते हैं। लेकिन फिर वही बात है कि उसका असली होना ज़रूरी है, दूध का भी और हल्दी का। ठीक है। अच्छा, आखिरी चीज़, हमारे यहाँ एक हिकमत में तो बहुत पहले से कॉन्सेप्ट था, मैंने अब कुछ रिसर्चेस पढ़ी हैं अभी अमेरिकन, जो कि कहते हैं कि जो इन्फ्लेमेशन हड्डियों की होती है, जिस किसी भी किस्म का आर्थराइटिस हो, उसमें कहीं ना कहीं जिगर का मुब्तला होना लिखा हुआ होता है कि जिगर भी उसमें कहीं ना कहीं इन्वॉल्व होता है। नहीं, जिगर की खराबी की वजह से हड्डियों में इन्फ्लेमेशन बढ़ रही होती है। तो ये एक वो है, हमारे यहाँ तो बहुत पहले से कहता है एक गट हेल्थ, जिसको हम पेट कहते हैं, या जिसको हम या आपकी कह लें कि मैदा। और दूसरी चीज़ ये है कि
जिगर, अगर ये 2 चीज़ें बेहतर हो तो हम बहुत सारी बीमारियों से बच सकते ये हैं। दोनों सही काम करे तो आपके मुंह पे आ जाता है, हशाश बशाश लगे नजर आता है। और अगर आपका लिवर थोड़ा सा खराब है, एक तो पिलाहट आ जाती है, लेकिन अगर लिवर टॉक्सिक हो रहा है, आप देखेंगे अक्सर लोगों के पैचेस हो रहे होते हैं ब्लैक कलर के, जी 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 टोन में जा रहे होते एकदम हैं, से कलर चेंज हो कलर जाता है। चेंज, हाँ वो भी लिवर टॉक्सिसिटी की वजह से होता है। तो लिवर के टॉक्सिन्स को सही करना बहुत ज़रूरी है, जो कि आपको बहुत ज़्यादा बीमारियों में फ़ायदा दे सकता है। इसमें हम 1 गिलास पानी लेंगे, उसमें आधा चाय का चमचा कासनी के बीज डालेंगे, जी जी आधा चाय का चमचा मको डालेंगे, इसको इंग्लिश में ब्लैक नाइटशेड कहते हैं और कासनी को चिकोरी कहते हैं, और आप इसको सर्च भी कर सकते हैं, बहुत ज़्यादा बेनिफिशियल है इन तमाम चीज़ों के लिए। और इसमें तकरीबन 3 ग्राम के करीब मुलेठी ये डालेंगे, और थोड़ी सी हल्दी, तकरीबन ये आधा या क्वार्टर चाय का चमचा होगी। जी जी इसको पकाएंगे, जोश देंगे एक, और उसके बाद इसमें 1 चुटकी अजवाइन की ऐड करेंगे और इसको बंद कर देंगे। 5-7 मिनट 10 मिनट रखेंगे ढक के। जब ये थोड़ा सा इस काबिल हो जाए कि पिया जाए, इतना थोड़ा ठंडा हो जाए, तो इसको आप पी लीजिए। ये बहुत ज़्यादा बेनिफिशियल है आपके लिवर डिटॉक्स करने के लिए, टॉक्सिन्स को रिलीज़ करने के लिए। खुदा न खास्ता किसी को हेपेटाइटिस ए या ई हो तो वो भी इसको इस्तेमाल कर सकता है। ये बहुत ज़्यादा फ़ायदा होता है लिवर की इन्फ्लेमेशन, जिसको हम टाइटिस का मतलब होता है इन्फ्लेमेशन। हाँ। तो जिगर की इन्फ्लेमेशन के लिए एक बेहतरीन रेमेडी है, चाहे वो जॉन्डिस वाली सूरत में हो या हेपेटाइटिस ए या ई हो, या इसके अलावा हम जैसे हमने बात की एक रोज़मर्रा की ज़िंदगी में भी इसको लिया जा सकता है। थैंक यू सो मच।